कंपनी जो इंडिया में सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे देश की मालिक कैसे बन गई? क्या वो सिर्फ अंग्रेजों की किस्मत थी, या फिर उन 100 सालों में कुछ ऐसे दिमाग काम कर रहे थे जिन्होंने इंडिया का इतिहास पलट दिया? आज हम उन गेम चेंजर्स की बात करेंगे जिन्हें आप गवर्नर जनरल्स के नाम से जानते हैं। अगर आपने ये 10 मिनट सुन लिए तो एग्जाम में यहां से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। यहीं से शुरू होता है ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल। 1765 दीवानी राइट्स, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन पावर। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन चुकी थी और इसी को मैनेज करने के लिए आए गवर्नर जनरल्स। रॉबर्ट क्लाइव, द फाउंडेशन बिल्डर। क्लाइव एक क्लर्क बनकर आया था, लेकिन बना एम्पायर बिल्डर। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल कंट्रोल। 1765 दीवानी राइट्स, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। शुरू किया ड्यूअल गवर्नमेंट। कंपनी के पास पावर, नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिजल्ट, करप्शन प्लस फैमिन प्लस फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब पावर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम फेल होना तय है। वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1772 टू 1785। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। सबसे पहले एंट्री होती है वॉरेन हेस्टिंग्स की। इनका काम था रायता समेटना। रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट से बंगाल को लूट तो लिया था, पर सिस्टम कोलैप्स हो रहा था। इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन्हीं के टाइम आया। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 बनाने में मदद की। पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता इन्हीं के टेन्योर में बना। इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर की पोस्ट क्रिएट की थी। हेस्टिंग्स ने दिखाया कि कंपनी सिर्फ लूट नहीं रही, अब वो रूल करना चाहती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, द डिसिप्लिनेरियन, 1786 टू 1793। अब आता है वो बंदा जिसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं। कॉर्नवालिस थोड़ा डिसिप्लिन था। परमानेंट सेटलमेंट, 1793। बिहार और बंगाल के किसानों की किस्मत लॉक कर दी। कॉर्नवालिस कोड, पावर को सेपरेट किया, जुडिशरी वर्सेस रेवेन्यू। जिला न्यायालयों की स्थापना की और नागरिक या आपराधिक न्याय प्रणालियों का पुनर्गठन किया। इन्हें संस्कृत कॉलेज बनारस की एस्टैब्लिशमेंट का क्रेडिट जाता है, जॉनथन डंकन के थ्रू। पुलिस नियंत्रण स्थानीय जमींदारों से जिला पुलिस अधीक्षक को हस्तांतरित किया गया और थानों की स्थापना की गई। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध 1790-1792 में टीपू सुल्तान को पराजित किया और उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। कॉर्नवालिस ने ब्यूरोक्रेसी को इतना मजबूत किया कि आज भी हमारा आईएएस सिस्टम उसी की बुनियाद पर खड़ा है। लॉर्ड वेल्सली, द एक्सपेंशनिस्ट, 1798 टू 1805। वेल्सली खुद को बंगाल टाइगर कहता था। इसका एक ही मकसद था, पूरे इंडिया को ब्रिटिश झंडे के नीचे लाना। इसने लाया एक जाल जिसे कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस। वेलेजली ने सहायक संधि के सिद्धांत को बड़े पैमाने पर लागू किया। इस संधि के तहत भारतीय शासकों को अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं थी और उन्हें ब्रिटिश सुरक्षा के बदले में अपने राज्य में ब्रिटिश सेना को रखना पड़ता था। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले इस संधि पर हस्ताक्षर किए। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी को प्रोटेक्शन देने के नाम पर उसके घर पर कब्जा कर लेना। 1799 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हराया और मैसूर को जीता। मराठा शक्ति को कम करने के लिए उन्होंने सिंधिया, भोंसले और होलकर के खिलाफ युद्ध शुरू किए, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1800 में कलकत्ता में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 1813। इन्होंने नेपोलियन युद्धों के दौरान भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। अमृतसर की संधि, 1809। चार्ल्स मेटकाफ द्वारा बातचीत के बाद
सिख शासक रणजीत सिंह के साथ हस्ताक्षरित इस ऐतिहासिक संधि ने सतलुज नदी को सिख क्षेत्रों और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा के रूप में स्थापित किया, जिससे उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823, इन्होंने हस्तक्षेप और सर्वोच्चता की आक्रामक नीति अपनाई, जिससे ब्रिटिश वर्चस्व मजबूत हुआ। गोरखा युद्ध 1814 से 1816 नेपाल के खिलाफ लड़ा गया, जो सुगौली की संधि में समाप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को हिमालय में एक क्षेत्र प्राप्त हुआ। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 मराठा संघ पेशवा, होलकर, नागपुर को पराजित किया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावी रूप से भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गई। पिंडारी युद्ध 1817 से 1818 मध्य भारत को तबाह करने वाले पिंडारी गिरोहों का दमन किया। सर्वोच्चता नीति, इस नीति ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि ब्रिटिश सत्ता सभी भारतीय राज्यों पर सर्वोच्च है, जिससे उनकी स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई। स्थानीय भाषा की स्कूलों का समर्थन किया और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया। उत्तरी भारत में महलवारी प्रणाली शुरू की गई, जो ग्राम समुदाय द्वारा राजस्व संग्रह पर केंद्रित थी। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828, इनके कार्यकाल की विशेषता पूर्व में ब्रिटिश क्षेत्र का महत्वपूर्ण और प्रारंभ में अनिच्छुक विस्तार था। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध 1824 से 1826 में अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप यांडाबू की संधि हुई। असम, मणिपुर, अराकान और तेनासेरिम अंग्रेजों को सौंप दिए गए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल 1828 से 1833 और भारत के पहले गवर्नर जनरल 1833 से 1835 के रूप में कार्य किया, जिसमें उन्होंने उदार, सामाजिक और वित्तीय सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। सती प्रथा का उन्मूलन 1829, इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, इसे अवैध और दंडनीय बताया। ठगों का दमन, उन्होंने कर्नल विलियम स्लीमैन को ठगों यानी लुटेरों और हत्यारों के पेशेवर गिरोहों को भंग करने के लिए अधिकृत किया, जिसे 1837 तक प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया था। 1835 के मैकाले मिनट के बाद बेंटिंक ने 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम अपनाया, जिससे अंग्रेजी उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम बन गई और पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा मिला। 1833 के चार्टर अधिनियम ने उन्हें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया, जिससे प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। उच्च न्यायालयों की भाषा के रूप में फारसी की जगह अंग्रेजी का प्रयोग होने लगा। कुशासन के कारण 1838 में मैसूर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। सर चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836, ये अपने उदार विचारों और भारत में लंबी सेवा के लिए जाने जाते थे, जहां उन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य 1835 का प्रेस अधिनियम पारित करना था, जिसने 1823 में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया। उन्होंने लाइसेंसिंग और प्रकाशन पूर्व सेंसरशिप की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिससे भारतीय समाचार पत्रों के तीव्र विकास को प्रोत्साहन मिला। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, त्रिपक्षीय संधि 1838, अफगान समस्या को सुलझाने के लिए ऑकलैंड ने महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की, जिससे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया गया। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842, ये उनके कार्यकाल की सबसे प्रमुख घटना थी। रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ऑकलैंड ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जो अंततः अंग्रेजों के लिए विनाशकारी और अपमानजनक साबित हुआ। लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 1844, उनके कार्यकाल की सबसे प्रमुख घटना सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय था। उन्होंने चार्ल्स नेपियर को सैनिक और असैनिक शक्तियां देकर सिंध भेजा, जिसने अगस्त 1843 में सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश शासन में मिला लिया। लॉर्ड हेनरी हार्डिंग 1844 से 1848, इनका कार्यकाल मुख्य रूप से पंजाब में सैन्य विस्तार और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846, लाहौर की संधि 1846, 9 मार्च 1846 को पहले सिख युद्ध का समापन हुआ, जिसमें सिखों ने ब्यास और सतलज नदियों के बीच का क्षेत्र आत्मसमर्पण कर दिया।
अमृतसर की संधि 1846। 16 मार्च 1846 को हस्ताक्षरित इस संधि के तहत कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह को 80 लाख रुपए में हस्तांतरित किया गया था। इन्होंने मानव बलि और शिशु भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856 ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ करके और सतारा, झांसी और अवध जैसे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर भारत का रूपांतरण किया। 1848-49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब पर कब्जा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी व्यक्तिगत के सिद्धांत का आरंभ, जिसके अंतर्गत सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी व अवध 1856 ईस्वी का विलय। 1852 ईस्वी सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर और निचले बर्मा या पेगू का विलय। 1854 ईस्वी का वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच और एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूलों और सरकारी कॉलेजों का उद्घाटन। 1853 में बंबई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। कलकत्ता को बॉम्बे, मद्रास और पेशावर से जोड़ने के लिए 4000 मील की टेलीग्राफ लाइनें बिछाई गईं और डाकघर अधिनियम 1854 में सुधार किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी। उन्हें रेलवे 1853, टेलीग्राफ नेटवर्क और एक समान डाक सेवाओं की शुरुआत करने के लिए आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। परंतु इन आक्रामक सुधारों और साम्राज्यवादी विलयों ने 1857 की भारतीय विद्रोह में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 इन्होंने ब्रिटिश भारत के आखिरी गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और 1858 से 1862 तक भारत के पहले वायसराय बने। कैनिंग ने 1857 के विद्रोह का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, अपना संयम बनाए रखा और एक दृढ़ फिर भी संयमित नीति को लागू किया। इन्होंने हिंदू विधवाओं को कानूनी रूप से पुनर्विवाह करने की अनुमति देने के लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया। इन्होंने भारत में पहले 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी। तो दोस्तों, 1757 से 1857 तक ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं थी, ये एक कंपनी से एम्पायर बनने की कहानी थी। क्लाइव ने फाउंडेशन रखी, हेस्टिंग्स ने सिस्टम बनाया, वेलेस्ली ने एक्सपेंशन किया, बेंटिंक ने रिफॉर्म्स दिए और डलहौजी ने स्पार्क दिया, जिसका रिजल्ट था 1857 का रिवोल्ट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल के साथ और कमेंट में लिखें नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, वाइसरॉयज ऑफ ब्रिटिश इंडिया और एनी अदर टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी पावरफुल कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।